नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूं, जैसा कि आपको सामने से व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, चार्टर अधिनियम। जी हां, आप जानते हैं कि आपको 2 दिन से आपको चार्टर अधिनियम से संबंधित उस सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट जो है सारे प्रश्नों को कवर कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। और आप लोग देखिएगा, चार्टर अधिनियम से जो बनने वाले प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के संग्रह को लेकर आया हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए, आप जानते हैं कि हम पढ़ाते समय किसी भी प्रकार की बातें नहीं करते हैं। मेरा काम सीधा यह है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाना। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और ये देखते हैं कि चार्टर अधिनियम से संबंधित कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चार्टर हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं कि आपने पढ़ लिया, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया है, 1726 का चार्टर अधिनियम पढ़ लिया है और 1600 ईस्वी का एक राजलेख के माध्यम से जो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, इन सारे जो है चार्टर को आप लोगों ने पढ़ लिया है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखेंगे कि इसके आगे देखेंगे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जी हाँ, 1781 का चार्टर जो अधिनियम है जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया है। उसके बाद आपको अगला पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट पर बताएंगे 1786 का चार्टर अधिनियम। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जी हाँ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में देखेंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट चार्टर अधिनियम कब आया है, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि याद रखना 1781 का चार्टर अधिनियम, आप जानते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का चार्टर अधिनियम के तहत आया था। इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे, क्यों लाया गया था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं रेगुलेटिंग एक्ट की। जी हां, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, किसके, रेगुलेटिंग एक्ट। जी हां, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, जी हां, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। दूर करने के लिए इसके तहत क्या कर दिया गया था, क्या क्या प्रावधान किया गया था, हम उन सारे पहलुओं पर एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे प्यारे मित्रों, जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिएगा इसमें क्या प्रावधान किया कर दिया गया था। तो याद रखना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से बंगाल की सरकार को दोहरी शक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाता है, तो याद रखना दोहरी शक्ति प्राप्त हो जाती है। दोहरी शक्ति का मतलब क्या होता है, एक जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आप जानते हैं कि बंगाल की सरकार को कलकत्ता और मुंबई को जो है उसके अधीन कर दिया गया था। इससे पहले आप उन सारे प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और याद रखना वो किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। और याद रखना एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आप जानिए कि बंगाल की सरकार को दोहरी शक्ति प्राप्त हो गई थी। किस सरकार को, बंगाल की सरकार को। जैसा कि दोहरी शक्ति का मतलब क्या है, एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के लिए कानून बना सकता था और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए। जी हां, कहां के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बना सकता था। जी हां, उड़ीसा के लिए। आप जानते हैं कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। इसका मतलब यह हुआ कि ये बंगाल की सरकार जैसे ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, इसको दोहरी शासन शक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी कि दोहरी शासन व्यवस्था प्राप्त हो जाता है। भारत के अंदर इसको कानून बनाने के 2 अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जी हां, कितने अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, 2 अधिकार प्राप्त हो जाता है। और इससे पहले इसको सिर्फ कितना अधिकार प्राप्त था, 1 अधिकार प्राप्त था, वो भी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के अधीन कर दिया गया था। तो
किसको एकहरी, इसका मतलब कि इसको एक अधिकार प्राप्त था। और जैसे ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है इसको एक अधिकार और दे दिया जाता है। तो याद रखना बंगाल की सरकार के पास 2 अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अब वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बना सकता है। कौन बना सकता है? बंगाल की सरकार बना सकती है। इसके पास दोहरी आ गई थी, दोहरी पावर आ गई थी, 2 गुना पावर आ गई थी। इसका मतलब यह है इस अधिनियम को संशोधात्मक अधिनियम की संज्ञा दिया गया। क्या कर दिया गया? संशोधात्मक अधिनियम की संज्ञा दिया गया। किस चार्टर को संज्ञा दिया गया है? 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से इसे संशोधात्मक अधिनियम, इसका मतलब कि संशोधन कर दिया गया। किसमें संशोधन कर दिया गया? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उस एक्ट में प्रावधान क्या कर दिया गया? बदलाव कर दिया गया और बंगाल की सरकार को जो है 2 शक्तियां प्राप्त हो गई। और 2 शक्तियों के तहत, एक के तहत तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के लिए कानून बना सकता था और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। प्यारे मित्रों, आई होप कि आप लोग जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट का माध्यम आप पूरा समझ गए होंगे। अब हम इसके आगे चलते हैं और ये देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या प्रावधान किए गए थे। भारत के कानून, भारत पर राज करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी इच्छा के अनुसार जो उनकी आवश्यकता थी, उन आवश्यकता के अनुसार भारत के अंदर एक चार्टर के माध्यम से भारत पर राज करने का कानून पारित किया, जिसे हम चार्टर अधिनियम के नाम से समझते हैं। तो प्यारे मित्रों, अब इसके आगे चलेंगे और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको जो है इसके आगे पूछा जाए प्रश्न तो आप उसको पूरी तरह जो है कर पाएं। तो प्यारे मित्रों, अब इसके आगे चलते हैं और देखते क्या है। ये देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। जी हां, अब क्या देखेंगे? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में देखेंगे। जी हां, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट का संबंध किससे है और इसका मतलब कि भारत के अंदर क्या क्या प्रावधान कर दिए गए। 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो नए क्या क्या बदलाव कर दिए चार्टर में। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया तो व्यापारिक मामलों को राजनीतिक मामलों से अलग कर दिया गया। जी हां, व्यापारिक मामलों को राजनीतिक मामलों से अलग कर दिया गया। इस सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। व्यापारिक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका मतलब कि व्यापारिक मामलों को राजनीतिक मामलों से अलग कर दिया गया। और व्यापारिक मामलों को, ये वाला जो मामला था, व्यापारिक मामलों को कौन देखरेख करेगा और राजनीतिक मामलों को कौन देखरेख करेगा। इसका मतलब यह है कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से व्यापारिक मामलों को और राजनीतिक मामलों को 2 भाग में कर दिया गया। इससे पहले सिर्फ कंपनी ये दोनों अधिकार को देखती थी, यानी राजनीतिक भी मामलों को देखने का कार्य करती थी और व्यापारिक मामलों को भी देखने का कार्य करती थी। लेकिन जैसे ही भारत के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ये दोनों मामलों को एक दूसरे से क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। अलग करने का मतलब यह है व्यापारिक मामलों को कंपनी के हाथे सौंप दिया गया। जी हां, किसके पास? कंपनी के पास सौंप दिया गया कि आप सिर्फ क्या करेंगे? व्यापार से संबंधित कार्य देखेंगे और राजनीतिक से संबंधित कार्य आप नहीं देखेंगे। और ये कौन देखेगा? जी हां, राजनीतिक मामलों को अब कौन देखेगा? तो याद रखना, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन में 6 सदस्यीय, जी हां 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की बोर्ड की स्थापना, नियंत्रक मंडल बोर्ड की स्थापना कर दिया। कहां पर कर दिया? तो याद रखना, इंग्लैंड में कर दिया। कहां पर कर दिया? इंग्लैंड में कर दिया। इस सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि भारत के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। इसमें व्यापारिक मामलों को राजनीतिक मामलों से अलग कर दिया गया। व्यापारिक मामलों को कंपनी के हाथ में सौंप दिया गया और राजनीतिक मामलों को, याद रखना, ब्रिटेन सरकार ने अपने हाथों स्वयं ले लिया। इस प्रकार
अब भारत पे दोहरी शासन व्यवस्था लागू हो जाती है। एक शासन व्यवस्था तो कौन करता है? कंपनी करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। और दोहरी जो शासन व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था कौन करता है? ब्रिटेन की सरकार ने ले लिया अपने हाथ में, और इधर से भी आप पर नियंत्रण किया जा रहा था और कंपनी के द्वारा भी आप पर जो है नियंत्रण किया जाता था। अब हम क्या पढ़ेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या क्या बदलाव किए गए। जी हां, क्या क्या प्रावधान किया गया भारत के शासन व्यवस्था पर, उन सारे पॉइंट को एक एक करके जो है समझने का प्रयास करेंगे। और प्यारे मित्रों, आप लोगों को यदि सेशन पसंद आता है तो आप लोग कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करने का कार्य कीजिएगा। प्यारे मित्रों, आप लोगों के लिए ही पसीना बह रहा है। जब तक आप लोगों को मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक निरंतर पूरी प्रयास में जारी रहेगा। आप लोगों के लिए ही जंग जारी है और आप लोगों के लिए ही जारी रहेगी जंग। और प्यारे मित्रों, अब हम ये देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या नए नए प्रावधान जोड़े गए, उन सारे पॉइंट को देखेंगे, जिससे आप लोगों के एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आप जो है पूरी तरह से कर पाए। जी हां, इसके तहत क्या प्रावधान कर दिया गया था, याद रखना। केंद्र का अनुपालन न करने पर पहला बदलाव क्या कर दिया गया था? केंद्र सरकार, केंद्र का अनुपालन, अनुपालन का मतलब समझ रहे हैं ना, पालन। केंद्र का अनुपालन ना करने पर प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर सकता था। प्रांतीय सरकार को बर्खास्त किया जा सकता था। और कौन कर सकता था? तो याद रखना, गवर्नर जनरल बर्खास्त कर सकता था। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार की आज्ञा की अवहेलना करने पर प्रांतीय सरकार को क्या कर दिया जा सकता था? बर्खास्त कर दिया जा सकता था। और भी किस चार्टर एक्ट के माध्यम से? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया। अब दूसरे प्रावधान पर आएंगे, ये देखेंगे कि दूसरा प्रावधान क्या किया गया था, जिसके तहत जी हां भारत में नियुक्त, जी हां भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना किया गया। क्यों किया गया, यह भी आपकी बात बता सकते हैं। आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ या वहां पर, कहां पर, ब्रिटेन में एक कोर्ट की स्थापना कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? जो भारत के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी थे, यदि वो भ्रष्टाचार लिप्त में पकड़े जाते हैं तो याद रखना, उसके लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना किया गया और उस कोर्ट पर मुकदमा चलाने के लिए प्रावधान का व्यवस्था कर दिया गया कि अब भारत के अंदर जितने भी ब्रिटेन के पदाधिकारी हैं, अगर ये भ्रष्ट पकड़े जाते हैं तो इंग्लैंड में उसके लिए कोर्ट की व्यवस्था कर दिया जाता है। और यह प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से किया गया था। अब देखेंगे तीसरा प्रावधान क्या था, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लेंगे, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए। ये सारे प्रश्नों के संग्रह को मैं आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट मेरे प्यारे दोस्तों आपको ले चलने का कार्य कर रहा हूं, ताकि यहां से प्रश्न उठे तो आप उसकी खोपड़ी को उड़ा दो पूरी तरफ से। तो चलिए प्यारे मित्रों, आप चलते हैं, देखते हैं तीसरा बदलाव क्या किया गया था, क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। जी हां, तीसरे प्रावधान पर देखेंगे, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जी हां, तीसरा क्या है? कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। और तीसरा नंबर पर क्या है? जी हां, सॉरी, ये तीसरा हो गया है। अब चौथा नंबर देखेंगे। जी हां, चौथा क्या देखेंगे? गवर्नर जनरल को भारतीय
राजाओं के साथ युद्ध या संधि करने से पहले कंपनी की अनुमति लेना पड़ता था। जी हां, किसकी? तो याद रखना, कंपनी, गवर्नर जनरल को कंपनी की अनुमति लेना पड़ता था, अनुमति। तब वो क्या कर सकता था? तो याद रखना, वो भारतीय राजाओं के साथ यदि युद्ध करता या संधि करता तो उससे पहले किससे? कंपनी से अनुमति लेता था गवर्नर जनरल। तब वह क्या करता था? संधि करता था राजाओं से। और मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग इस सेशन को देखिएगा और देखने के बाद यदि आपको सेशन पसंद आता है तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। और इसके बाद एक और बचा है, उसको देखेंगे। कौन सा बचा है? 1786 का चार्टर अधिनियम बचा है। 1786 का चार्टर अधिनियम को भी एक नजर में देख लेते हैं, ताकि यहां से जो प्रश्न बने तो आप उस प्रश्नों को पूरी तरह कर पाए। प्यारे मित्रों, चलिए देखते हैं 1786 चार्टर अधिनियम को देखते हैं। 1786 का चार्टर अधिनियम, जी हां, 1786 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को, जी हां, 1786 का चार्टर देखेंगे जी, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने निर्णय देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। जी हां, विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को, अपने परिषद के निर्णय के विरुद्ध स्वयं का निर्णय लागू करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जी हां, स्वयं का निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब यह है कि गवर्नर जनरल यदि विशेष परिस्थिति में फंसता है तो जो उसकी परिषद थी, उस परिषद की बात को ना मान करके वह स्वयं अपनी बातों को जो है आगे रख सकता था। और यह प्रावधान किस चार्टर अधिनियम के माध्यम से होता है? 1786 के चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि अपने परिषद के निर्णय के विरुद्ध जो है स्वयं का निर्णय ले सकता है। जो उसको उचित लगे वह स्वयं का निर्णय ले सकता है। और प्यारे मित्रों, यदि आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आज की क्लास को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।